सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ सुषमा और सिर्फ मैं नहीं हूं, मेरे साथी भी होते हैं जो कि शुक्रवार को ज्यादातर मेरे साथ होते हैं। बिल्कुल, मैं हूं गौतम और मेरा भी नमस्कार श्रोताओं जी। और हम लोग हाजिर हैं कार्यक्रम उन्नत किसान को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग कुछ न कुछ नया विषय लेकर आते हैं, कैसे कि हमारे किसान भाइयों की जो है आमदनी बढ़े, कैसे उनकी जो फसलें हैं वो उन्नत हो और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आज भी हम लोग ऐसे ही बात करेंगे सुषमा जी। आज के जो मेहमान हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर US तेवतिया जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। और सुषमा जी, आज का जो विषय है हमारा वो भी हम अपने श्रोताओं को बता दें। जो आज का मुख्य विषय है हमारा वो है गन्ने की बिजाई की आधुनिक विधियां। और गन्ना जो है आप सभी जानते हैं कि नकदी फसल माना जाता है और किसान भाइयों के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण फसल आप बोल सकते हैं, क्योंकि अब गन्ने क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग का चांस होता ही नहीं है। सीधे खेतों से लेके सीधा मील पहुंचता है और उनको सीधे नकद यानी कैशेबल प्रोडक्ट है हमारा, सीधे उनके हाथ में पैसा आता है। बिल्कुल। और सर से परिचय तो हो गया। सर की डेजिग्नेशन बता दूं कि सर हैं हमारे मुख्य वैज्ञानिक कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड में। और सर, आज हम गन्ने की ही बात करेंगे। तो गन्ने की बात करने से पहले सर, सबसे पहले जानना चाहते हैं कि इस वक्त हमारे जो गन्ने की फसल है उसके बारे में कौन कौन से समसामयिक कार्य होंगे, इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं सर। हाँ, देखिए सुषमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपने अपॉर्चुनिटी दी अपने किसान भाइयों से बात करने के लिए जी। और इस समय देखिए, एक तो गन्ने की हार्वेस्टिंग चल रही है, किसान लोग जो अपना हार्वेस्ट करने में बिजी हैं जी। और दूसरा जो उन्होंने अक्टूबर में बुआई की थी जी, उसकी देखभाल का समय इस समय चल रहा है। तो जो मैं किसान भाइयों को, क्योंकि देखिए जो हमारे किसान भाई हैं, 1 साल की फसल होती है गन्ने की और 1 साल तक वो देखते रहते हैं कि हमारी फसल मील पर पड़ेगी और उसके बाद हमको पैसा मिलेगा। तो और जिनकी पौधा काट रहे हैं, जिन्होंने पौधा काटा है, उनको रेट्यून मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगले साल फिर उनको उसी से उपज मिलेगी। तो मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूंगा, जब काटें तो जमीन से पैरेलल उसको जमीन से मिला के कटना चाहिए। और अगर देखिए लेबर आजकल काटती है, थोड़ा ऊपर से काट देती है, मानती भी नहीं है लेबर थोड़ा सा, तो अगर ऐसा कर देती है तो फिर एक अलग से कोई लेबर लगा के बलकटी लेके उसको जो है वो काट दिया जाए ग्राउंड के लेवल से। तो उसके 2 फायदे होते हैं। एक तो उसमें जो है अच्छा ब्यात होता है, टिल्डिंग अच्छी होती है। दूसरा पौधा अच्छा स्वस्थ होता है। और तीसरा ये है कि अगर उसे आप ग्राउंड लेवल से काटोगे तो आपकी 1-2% ईल्ड तो उसी से बढ़ जाएगी जी। और चीनी भी उसमें ज्यादा होती है, मील को भी फायदा होगा। तो ये सबसे पहला जो है सावधानी है हमारे किसान भाई करें। जो हमारी अक्टूबर की फसल अगर बोई हुई है किसान भाइयों ने, तो उसमें आप ध्यान रखें निराई गुड़ाई का, खरपतवार उसमें ना हो पाए, क्योंकि टिल्डिंग का समय होता है। टिल्डिंग के समय गन्ने के खेत को साफ होना बहुत जरूरी है। और अगर हल्की हल्की निराई गुड़ाई कूड़ों में कर सकें तो उससे ब्यात अच्छा होगा। उसका कारण है क्योंकि जब ऊपर से आप निराई गुड़ाई कर देंगे तो वो सूख नहीं पाता है, नीचे नमी बनी रहती है। और ऊपर से जो है जब उस पे थोड़ा सा मल्चिंग के रूप में मिट्टी पड़ी रहेगी तो गर्माई, उसमें गर्माहट आएगी, जिससे कि टिल्डिंग अच्छी होती है जी। तो उससे जो है किसानों की उपज बढ़ती है। और दूसरा जो खाद वगैरह डालने का, खाद का अच्छे से ध्यान रखें, कितनी डोज उसमें पड़नी है, कितनी डाल दी है जी। और सबसे अच्छी बात तो ये, अगर किसान भाई ने मिट्टी टेस्ट करा लिया जी, तो उनको अपने खेत में पता चल जाता है कि कौन कौन से तत्वों की मेरे खेत में कमी है। जैसा कि कल जो है आज ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जिसको सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, उनकी जो कमी है उनमें, जिनमें मेनली जिंक है, सल्फर है, बोरोन है, इनकी कमी और आयरन है, इनकी कमी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो किसान क्या है, किसान यूरिया पे ज्यादा ध्यान देता है। मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी जरूरत है उतना ही यूरिया डालें, नाइट्रोजन बिल्कुल डालें। और यही बात आती है कि सिंचाई पर, कि जितनी जरूरत हो उतना ही पानी दें। तो सर, सिंचाई प्रबंधन के लिए आप क्या कहेंगे और सही समय क्या है? सिंचाई प्रबंधन के लिए मैं किसान भाइयों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि सिंचाई का उचित समय ये जानना बहुत जरूरी है।
ठीक है। सिंचाई का उचित समय जानना बहुत जरूरी है। कुछ किसान क्या है कि जैसे ही ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी सफेद हुई तुरंत पानी लगा देते हैं। किसान भाइयों को मैं एक बहुत अनुभव वाली बात बताना चाह रहा हूँ। देखो, ना तो पानी जल्दी जल्दी लगाइए और ना पानी ज्यादा देर से लगाइए जी। उनके दोनों के नुकसान है। देखिए, आप जल्दी जल्दी पानी लगाएंगे तो क्या होगा, जो पौधों की जड़ें गहरी नहीं जा पाएंगे। एक प्लांट की प्रकृति होती है, अगर जब उसे ऊपर ही पानी मिल गया तो वहीं से जो न्यूट्रिएंट है वो मिल गया तो जड़ें गहरी नहीं जा पाती। बिल्कुल सर। तो जब अगर थोड़ा सा रुकें आप, थोड़ा सा वेट करें तो जड़ें पानी की खोज में नीचे बढ़ने लगती हैं। फिर वो, ये हर एक प्लांट की प्रकृति होती है। तो इसलिए जल्दी जल्दी पानी का तो ये नुकसान है। देर से पानी, ये नुकसान है। अगर ज्यादा सूख जाएगी तो पौधा वैसे ही सूखने लगेगा, उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, पानी नहीं मिलेंगे। तो किसानों से मैं कहूंगा कि जाड़ों में कम से कम 15 दिन पे और गर्मियों में कम से कम 10 दिन पे सिंचाई जरूर करें खेती की, तो वो सही ऑप्टिमम हो सकता है। और जो खाद डालने की है, देखिए खाद डालने का एक तरीका होता है। हर एक जो न्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, पोटास हुआ या माइक्रो न्यूट्रिएंट हुए, उनका जो बिहेवियर है, जो उनका व्यवहार है जमीन में, वो अलग अलग होता है। मैं उनको ये कहना चाहूंगा, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जब खेत में आपके नमी हो, पैर टिकने लगे, और तब उसमें नाइट्रोजन डालें। क्योंकि नाइट्रोजन की जो प्रकृति होती है वो ये होती है, एक जगह से दूसरी जगह नाइट्रोजन आराम से चली जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरी होगी फास्फोरस और पोटास। देखिए, फास्फोरस जो है जमीन में जहां डाल देते हैं वहीं पड़ा रहता है। अगर आपने ऊपर से फास्फोरस डाल दिया तो जड़ें तो देखो ऊपर को चलती नहीं है, जड़ें तो नीचे को चलती हैं, तो वो फास्फोरस वेस्ट हो जाएगा। आजकल बहुत महंगे हैं उर्वरक, और आपके पौधे को भी नहीं मिल पाएंगे, आपका पैसा भी खराब हो जाएगा। इसलिए फास्फोरस को बेसल डोज में, बेसल डोज जब बुआई करते हैं उसके नीचे जहां पे जड़ें जाएंगी, अगर वहां पर फास्फोरस होगा तो वो जड़ें फास्फोरस को तुरंत ले लेंगी। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, एक चीज और, जैसे हम लोगों आज जो हम लोग बात कर रहे हैं गन्ने की बिजाई की आधुनिक विधियां, ये हमारा मुख्य विषय है। तो गन्ने की जो बिजाई का एक तो सही समय क्या है और मुख्य विधियां क्या है, उसके बाद जो है कि गन्ने की बुआई कौन कौन से आधुनिक तरीके प्रचलित हैं, वो थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताएं। हाँ, देखिए, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन इस समय किया है, क्योंकि इस समय गन्ने की बुआई चल रही है जी। और किसान जो भी उसकी पौधा कट गई थी उसमें गन्ना बो रहा है। बिल्कुल। और जो हमारे इधर जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है उसमें, और ये हरियाणा हो गए, जो भी आसपास के क्षेत्र हैं, इनमें जो ट्रेंच मेथड है, जो डिस्टेंस से जो गन्ना बोते हैं, उसको लगातार वो बढ़ता जा रहा है जी। पहले हमारे किसान भाई क्या 24 इंच पर, 28 इंच पर, 30 इंच पर इस तरह से बुआई करते थे। उससे क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा पास हो जाता है गन्ना। पास होने से गन्ने में थोड़ा टिलरिंग जो होती है वो कम होती है। तो जो उधर से दूसरी तरफ जो महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, वहां पर लगभग 4 फीट पर, 4.5 फीट पर, 5 फीट पर गन्ने की लाइन बोई जाती है जी। और वो भी ट्रेंच में बोई जाती है। देखिए, ट्रेंच विधि का क्या फायदा है? देखो, डिस्टेंस होने पर गन्ना मोटा ज्यादा होता है। बिल्कुल। और मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूं कि जो 28 इंच 30 इंच पे गन्ना बोते हैं वो गन्ना पतला रह जाता है जी। और जो 4 फुट पे आप गन्ना बोगे वो गन्ना मोटा होता है, उसमें टिल्लिंग भी ज्यादा होती है। तो अगर आप उसके हिसाब से देखें, प्रोडक्शन के हिसाब से, तो जो 4 फुट पे गन्ना बोगे उसमें ज्यादा पैदावार हो जाती है। लेकिन हमारे किसानों की क्या है, अभी अच्छी तरह से इसको एडॉप्ट नहीं कर पाए। हालांकि बहुत प्रोग्रेसिव फार्मर इसको एडॉप्ट कर रहे हैं जी। उनको क्या लगता है कि भाई 4 फुट अगर जगह छोड़ देंगे तो बहुत खेत हमारा खाली हो जाता है, वो अभी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। लेकिन जो किसान कर देख रहे हैं इसको, वो ये मान रहे हैं कि ये विधि सबसे बढ़िया है। और उसमें आप बीच में भी कोई सब्जी की या वैसी कोई दूसरी फसल भी ले सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग भी ले सकते हैं। और दूसरा क्या है कि उसमें निराई गुड़ाई भी कूड़ों में करने में लेबर भी कम लगती है। आप उसमें फर्टिलाइजर मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हो, उसमें कूड़ों में डाल देते हैं, तो और सारी चीजें बढ़िया होती हैं। और मेन उद्देश्य होता है प्रोडक्शन का जी। एक और जो बहुत बढ़िया विधि है, देखिए 2 हो गई, एक ट्रेडिशनल मेथड हो गई जो किसान, दूसरा ये ट्रेंच मेथड हो गई, तीसरा है रिंग पिट मेथड।
उसमें जो है एक गोलाकार, जिनका कि डायमीटर 2 फीट होता है, गहराई 1.5 फुट के लगभग होती है, 1.5 या 2 फुट भी होती है। ट्रैक्टर माउंटेड ये पिट डिगर आते हैं, जो कि दो एक साथ करते हैं और 4 भी करते हैं, इस तरह भी होते हैं। अगर बड़ा ट्रैक्टर है किसी का तो वो 4 वाला उसको चला सकता है, और जो अमूमन जैसे भी ट्रैक्टर अब इस समय है 45 हॉर्स पावर 35 हॉर्स पावर, वो दो गड्ढे एक साथ खोद सकते हैं जी। तो दो गड्ढे 2 लाइन चली जाती हैं। इसमें क्या है कि इसमें फिर जो FYM या कूड़ी का गला सड़ा खाद जो है इसमें हर एक गड्ढे में डाला जाता है, और उसमें फिर बीज का 1 आंख के टुकड़े और ऊपर को आंख करके बोए जाते हैं। लगभग 30 आंखें एक उसमें बोई जाती हैं। उसमें क्या है, लगभग आपके जो अगर एक पिट में देखें तो वो आपको लगभग 50 किलो तक आपको पैदावार मिल जाती है। तो इसकी पैदावार आज तक की रिकॉर्ड में रिंग पिट मेथड की सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। किसान भाई क्यों ज्यादा नहीं अपना पा रहे हैं? इसकी थोड़ा कॉस्ट ज्यादा आती है। कॉस्ट किस लिए? क्योंकि गड्ढे में, हर एक गड्ढे में नीचे तक की 2 फुट 1.5 फुट तक की मिट्टी ऊपर आएगी, तो उसको हमको खाद डालना उसमें जरूरी होता है। लेकिन मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूं अपने एक्सपीरियंस से कि ये सस्ती विधि है, ये महंगी विधि नहीं है। उसका कारण ये है कि अगर इसमें आप 3 साल 4 साल तक भी फसल, अगर अच्छा मैनेजमेंट है, आप ले सकते हैं, तो वो जो कॉस्ट है आपकी 3-4 साल में डिवाइड होके वो और कम हो जाएगी। दूसरा, आपका उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ जाए। इससे ज्यादा इस विधि से उत्पादन अभी कोई सी विधि का नहीं है। बिल्कुल। बस अच्छा, दूसरा आपको निराई गुड़ाई वो करने में फायदा रहेगा। सारा खेत खाली रहेगा, उसको निराई गुड़ाई कर सकते हैं आप ट्रैक्टर से, उस तरह से जो है जी। इसकी भी 5 फुट दूरी रखी जाती है एक लाइन से दूसरी लाइन की, जो गड्ढों की होती है। बिल्कुल सर। और इसमें मैं बस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात किसानों को बताना चाहूंगा, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं इसमें, कि जब गड्ढों में पानी लगाते हैं वो, तो उसके 2 विधि हैं। एक तो गड्ढे से गड्ढे को मिलाया जाता है थोड़ा खुदाई करके। उसमें क्या है कि अगर जो मिट्टी गिर के कभी कभी जो आपने बीज सीड बोए हैं, पेंडा जो बोए हैं, जो सेट बोए हैं गन्ने के, उन पर ज्यादा मिट्टी गिर जाती है, उसकी वजह से वो निकल नहीं पाते फिर। तो किसान भाइयों को इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है कि जो पानी लगाना है वो बड़े ध्यान से लगाना है। अगर किसान भाई इस विधि में अगर ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर लें तो सोने पे सुहागा है, फिर उसकी बराबरी नहीं कर सकता कोई भी। ये मेरा दावा है। और इसको किसान लगाएं, कम से कम अगर ज्यादा नहीं तो पहले 1 एकड़ में छोटे खेत में एक अनुभव लें करने के बाद में, और उसके बाद में इसको बढ़ाते जाएं, तो बिल्कुल निश्चित रूप में उनकी पैदावार बढ़ेगी। यानी कि सिंचाई प्रबंधन सही तरीके, सिंचाई प्रबंधन बहुत सही। देखिए, एक बार टिलरिंग हो गई उसमें और पौधा बाहर निकल आया, उसके बाद तो धीरे धीरे जब फिर गड्ढे को भरना पड़ता है, इवन वहां से ऊंचा भी करना पड़ता है फिर। और इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता ये, इसका गन्ना गिरता नहीं है, और उसका कारण ये है कि जड़ें बहुत गहरी जाती हैं इसकी। आप जब उसको 2 फुट खोदेंगे तो 1 फुट में तो मिट्टी भर देंगे, मिट्टी और खाद मिला के 1 फुट ऊपर खाली रहेगा, जो कि बाद में वो भर जाएगा, तो नीचे से वो इतना दब जाएगा कि वो गिरता नहीं है। फिर उसकी जड़ें इतनी नीचे तक होंगी, तो वो देखिए किसान भाई नुकसान उठाते हैं आजकल हमारी खेती में, वो गन्ना गिरने की वजह से। गन्ना गिरने पे उसमें नुकसान बहुत होता है, उसका अपने आप वेट कम हो जाता है, उसमें रिकवरी कम हो जाती है, उसमें उसकी आंखें जमने लगती हैं, जिससे रिकवरी कम हो जाती है। उसके बाद में गीदड़ भी खा जाते हैं उसको, और भी चूहे भी लग जाते हैं, उसमें नुकसान हो जाता है बहुत। बिल्कुल डॉक्टर साहब, गन्ने की बुआई की बात हमने की, आपने कई सारी विधियां बताई जो कि किसान भाइयों के लिए फायदेमंद है और अधिक उत्पादन उससे ले सकते हैं। उसके बाद आपने सिंचाई के लिए भी डीप इरिगेशन, उसके बाद सिंचाई का प्रबंधन कैसे करना चाहिए वो भी बताया। तो इसके बाद आते हैं कि कैसे उर्वरकों का प्रबंधन कैसे करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एक तो पौधों की ऊंचाई बढ़े और पौधा जो है वो गुणवत्तापूर्ण हो। देखिए, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट और इरिगेशन मैनेजमेंट जी, इनका बहुत क्लोज संबंध है, क्योंकि उर्वरक क्षमता तभी बढ़ाई जाती है जब आपकी वाटर मैनेजमेंट अच्छा हो। बिल्कुल। पहली बात तो देखिए, मैंने 2 चीज बताई, NPK। देखो, नाइट्रोजन, अगर जो हमारी जो रिकमेंडेशन है और जो मैं एक्सपीरियंस से बताता हूं कि शुरू में थोड़ा नाइट्रोजन
बेसल में आप दे सकते हैं जी। लेकिन फास्फोरस और आधा पोटास, फास्फोरस पूरा 100% आप बेसल में देंगे। उसको जहां पे आप गन्ने का सेट डाल लें उसके नीचे आपका खाद होना चाहिए। दूसरा, पोटास की आधी मात्रा आप उसी समय डालेंगे बोते समय जी। और जो पोटास की बाकी आधी मात्रा है वो जब आप मिट्टी चढ़ाएंगे, मिट्टी चढ़ाने से पहले आप कूड़ में उसको डाल दीजिए, उसके बाद में मिट्टी चढ़ाइए। क्योंकि देखिए जब मिट्टी चढ़ाते हैं पूरी मिट्टी को उसको जड़ें हमारी घेर लेती हैं, तो उस मिट्टी में चढ़ाएंगे तो तब भी पूरा हमारा प्रबंधन फर्टिलाइजर का होगा। ऐसे ही में माइक्रो न्यूट्रिएंट जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों की आधी मात्रा आप बेसल में दीजिए और जो आधी मात्रा उसी समय पोटास के समय जब मिट्टी चढ़ाने से पहले कूड़ों में डाल के मिट्टी चढ़ाएं। तो ये दो जो हैं, ये 2-3 तरीके हैं। दूसरा, जो नाइट्रोजन का इस्तेमाल करें। देखिए नाइट्रोजन का जब आप इस्तेमाल करते हैं, स्प्लिट डोज को मैं बताता हूं कि एक साथ ज्यादा उर्वरक ना डालें, उसकी स्प्लिट डोज करके डालें। स्प्लिट डोज का मतलब ये होता है, हमारे किसान भाई क्या है कि लगभग 50 किलो जी, 1 एकड़ में 50 किलो एक साथ डालते हैं, वो ज्यादा है। आप कम से कम 5 किलो बीघा यानी कि 25 किलो एक बार डालिए। उसमें थोड़ा सा ये है कि आपको 2 बार डालना पड़ेगा, 3 बार डालना पड़ेगा। वो डालने में ब्रॉडकास्टिंग करनी होती है, ज्यादा खर्चा आता नहीं है। बिल्कुल। जिनके किसानों के अपने मेंबर हैं वो कर देते हैं, नहीं तो लेबर भी एक लेबर बहुत बड़े क्षेत्र में उसका ब्रॉडकास्टिंग कर सकती है जी। तो लेकिन किसान इसको देखें, इसके 2 फायदे होंगे। एक तो जो हम नाइट्रोजन डाल रहे हैं उसकी जो यूज एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता बढ़ेगी। कार्य क्षमता का मतलब ये होता है जितना आप उसको डाल रहे हैं, हमारा उससे मतलब है कि पौधा कितना ले रहे हैं उसमें से, कहीं बेकार तो नहीं चला जा रहा सारा। तो उससे जैसे कि अगर आप तीनों समय का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर अगर सुबह ही थाली में रख दें अगर किसी के में, तो वो क्या होगा, वो सर कुछ भी नहीं हो पाएगा, ना लंच रह पाएगा, ना डिनर, ना। इसी तरह से अगर तुमने एकदम से ज्यादा फर्टिलाइजर एक साथ दे दिया, ओवरडोज दे दिया, आप सोच रहे हैं कि मेरा तो एकदम ही फसल ऊपर आ जाएगी, उसमें क्या होता है जब नाइट्रोजन की अगर ज्यादा मात्रा हमारे पौधे में हो जाती है, उस समय देखो नाइट्रोजन की प्रकृति होती है उसको एकदम से ग्रोथ करती है, ग्रोथ करती है तो वो मुलायम हो जाता है उसका। बिल्कुल। आपने देखे होंगे ना कुछ बच्चे एकदम से बहुत लंबे और बड़े हो जाते हैं और वो पैर वैर उसके जो है फिर लंगड़ा सही से नहीं हो पाता, बैलेंस नहीं हो पाता, वो गिरने का डर उनका बढ़ जाता है, नंबर 1। नंबर 2, बीमारी और कीट, जो मुलायम चीज होती है ना उस पर बहुत तेजी से लगती है। इसीलिए जो कृषि वैज्ञानिक है वो बैलेंस फर्टिलाइजेशन का जो है उसकी वकालत करते हैं जी। क्योंकि पोटास जो है पौधे को शक्ति देने के लिए चाहिए, फास्फोरस उसकी जड़ें बढ़ाने के लिए चाहिए, जितनी जड़ें बढ़ेंगी उतनी दूरी से वो अपनी मिट्टी से जो पोषक तत्व ले पाएगा, नाइट्रोजन उसकी ग्रोथ के लिए चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट और बहुत सी एक्टिविटी होती है पौधे में उनको लिए चाहिए। इसलिए ये कहते हैं कि सॉइल टेस्ट कराकर एक संतुलित उर्वरक उपयोग, देखो संतुलित उर्वरक उपयोग किसको कहते हैं, देखो हमें 2 चीजों का ध्यान, 3 चीजों का ध्यान रखना होता है मोटा मोटा जब हम संतुलित उर्वरक उपयोग करते हैं जी। नंबर 1 कि हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति कितनी है और उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट किस किस मात्रा में उपलब्ध है, बिल्कुल ये हम सॉइल टेस्ट से जानते हैं। दूसरा, हम उसमें फसल क्या बो रहे हैं, जैसे हम गन्ने की फसल बो रहे हैं, हमें यह पता होना चाहिए गन्ने में इन सारे पोषक तत्वों की कितनी जरूरत होती है। बिल्कुल। अब इन दोनों का हम कैलकुलेट करके एक नेट ये निकालते हैं, अब हमको इतने उर्वरक की डालने की जरूरत है। उसमें भी जब उर्वरक डालने की जरूरत है उसकी हम कार्य क्षमता देखते हैं कि भाई हमारे पौधे को इतनी है, मानो 180 किलो नाइट्रोजन की जरूरत है हमारे पौधे को, तो हम ये देखते हैं कि इतना यूरिया डालने पे इसके कितना %, जैसे अगर हम 100 किलो नाइट्रोजन अगर जमीन में डालेंगे तो उसका 30 से लेके 50% तक हमारे पौधे को मिल पाता, बाकी या तो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा या नीचे लीच हो जाएगा, नीचे चला जाएगा पानी के। ये मैंने क्यों बताया इतना बड़ा रेंज, 30 से लेके 50, ये हमारी मैनेजमेंट जो वाटर मैनेजमेंट है उस पर हमारा डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हमने इस्तेमाल की गलत तरीका अपनाया तो हमारे लॉस बढ़ जाएंगे, अगर हमने सही तरीका अपनाया तो उसके लॉस घट जाएंगे, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जैसे फर्टिलाइजर में हम 4R का इस्तेमाल करते हैं। 4R का मतलब आपका राइट फर्टिलाइजर होना चाहिए, सोर्स राइट होना चाहिए। नंबर 2,
आपकी राइट मात्रा, डोज जो है वो राइट होनी चाहिए। तीसरा, आपका राइट मेथड होना चाहिए। और चौथा, आपका राइट टाइम होना चाहिए एप्लीकेशन का। लेकिन मैं इसके साथ में 5वां आर और जोड़ता हूं कि राइट वाटर मैनेजमेंट भी होना चाहिए, राइट इरिगेशन आपकी होनी चाहिए, तभी आपके जो उर्वरक की कार्य क्षमता बढ़ पाएगी। तो इस तरह से इसका ध्यान रखना है। बहुत अच्छे से आपने यहाँ विस्तार से बता दिया कि खाद्य एवं उर्वरक कितने जरूरी होते हैं और सही तरीके से उनका देना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ वाटर मैनेजमेंट यानी कि जल प्रबंधन बहुत जरूरी है, सिंचाई का तरीका सही होना चाहिए, विधियां सही होनी चाहिए। तो जाने से पहले संक्षेप में सर आप हमारे किसानों के लिए क्या बताएंगे आज के विषय से जुड़े हुए? देखिए, किसानों के लिए मैं जो है कुछ चीजें बताऊंगा जिनका ध्यान रखना। को टी कहते हैं उसमें। हाँ, नंबर पहली बात होती है कि आप जो है टॉप वैरायटी बोइए, आप एरिया की जो बढ़िया वैरायटी हो सूट करके। 0238 को कम कीजिए क्योंकि उसकी लाइफ पूरी हो चुकी है। उसके बाद ट्रेंच मेथड से बोइए, ट्रीटमेंट करके बोइए सीड का, बिल्कुल टाइमली उसकी सोइंग कीजिए, उसका जो है बिल्कुल वाटर मैनेजमेंट कीजिए। और T4 ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल जरूर कीजिए, जो कि 0238 में रेड रॉट ऑफ शुगर केन आ गया है, उसका किसान भाई जरूर ध्यान रखें। बिल्कुल। और इसी के साथ उन्नत किसान को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। तो धन्यवाद करना चाहते हैं डॉक्टर US तेवतिया जी का। बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए सर। और मैं सुषमा और मेरे साथी बिल्कुल मैं हूँ गौतम, और कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों को नमस्कार। और दोनों के लिए आप मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि किसानों से आप मेरी बात कराते रहते हैं। जी सर, थैंक यू। ओके।